नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक जो चर्चा होनी चाहिए राजनीति में, उनके कुछ मसौदों पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी, जो एक लेखक भी हैं, वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं और कई आंदोलन किए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने एक अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम के नाम से एक पत्रक भी जारी किया है, जिसमें इन्होंने 15 सूत्रीय कुछ मुद्दे दिए हैं जो आम लोगों के हित में है, और सभी राजनीतिक दलों को इन्होंने भेजा भी है। राजनीतिक दल उस पर चर्चा करेगी नहीं करेगी वो तो पता नहीं, लेकिन इनसे हम जानने के लिए जो इन्होंने 15 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, उसी में से चर्चा करने के लिए, तो ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक दिन में तो चर्चा होगी नहीं, तो ऐसे चरणबद्ध हम चर्चा करेंगे। और आज से छठ महापर्व जो शुरू हुआ है, 4 दिवसीय छठ महापर्व के अवसर पर आप सभी दर्शकों को साथ ही सरहुल जो पर्व है झारखंड का प्रकृति से जुड़ा हुआ, उसके लिए भी, साथ में उड़ीसा के स्थापना दिवस पर उड़ीसा वासियों को भी हम अपने चैनल की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। अपने वक्ता को मैं आप लोगों से रूबरू कराता रहा हूं। आज फिर से मैं इनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में पर स्वागत। आप सबको भी हमारी ओर से और साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने 2 दिन पहले भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 के पहले दिन, प्रथम दिन, आपने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक पत्रक जारी किया। उस पत्रक में आपके कई बिंदु हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए। राजनीतिक दलों को इसके अनुरूप काम करना चाहिए जिससे कि बिहार प्रदेश की विकास हो सके। सर, उन्हीं बिंदुओं में से कुछ प्रश्न मेरे मन में भी आया और उस प्रश्न के जवाब के लिए हम आप तक आए हैं, ताकि उस प्रश्न का जवाब हमारी जनता को भी, आम लोगों को भी पता चले। तो सर, संसदीय व्यवस्था की चुनावी राजनीति कृत्रिम बौद्धिक मूल्य का जो प्रभुत्व कायम हुआ है, यह आपने ऐसा मानते हैं, आपके पत्रक में ऐसा है, तो यह जो है, यह कैसे पता चलता है कि आज कृत्रिम मूल्यों का महत्व ज़्यादा है? यही बहुत महत्वपूर्ण, और यह कोई सूक्ष्म बात नहीं, बहुत स्पष्ट है। हम चूँकि जब चीज़ों को देखते हैं कि एक तरफ लोगों की समस्याएं रोज़ गंभीर होती जा रही है, चाहे वह शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, रोज़गार का मसला हो, न्याय से संबंधित मसले हो, मानवीय और सामाजिक जो समस्याएं हैं वो रोज़ गंभीर होती जा रही हैं, और उसके वादे भी किए जा रहे हैं। एक के बाद दूसरे जो दल हैं और व्यक्ति बढ़ कर के उसके वादे कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं जो है वह रुक नहीं रही है। उसमें 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ कि वह उन बातों की ओर से ध्यान भटकाने के लिए या का काम हो रहा है, और ध्यान भटकाने की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं उसको जब आप देखेंगे तो नए सवाल खड़ा कर देना, या जो सवाल हैं, मसले हैं, बुनियादी मसले, समस्याएं, उसको हल्का करने के लिए इस तरह के विमर्श और बातचीत के जो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं कि वह उससे कमज़ोर हो जा रहा है। यह बात अचानक एकाएक किसी व्यक्ति और संस्था के प्रयास से नहीं हो रहा है। हम लोगों को लगता है इस पर
वर्ष से देख रहे हैं, कई वर्षों से। और इधर जब से कम 4-5 वर्षों से जब संसदीय जो व्यवस्था है उसकी जो चुनावी राजनीति है, उसके चुनावी राजनीति को जब हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे थे, तब यह बातें आई कि आखिर लोगों के जो जीवन के सवाल हैं, अपने जीवन के सवाल हैं, अपने उनके पढ़ाई लिखाई, इलाज, नौकरी, गरिमा, सम्मान, ये सब, आवास, महंगाई, हम सब बोलते हैं। पहले भी हम आपको कहते कि तोता की तरह हम बोलते हैं, लेकिन जो मौलिक समस्या है उसके समाधान की बात नहीं होती, उसके समानांतर दूसरी चर्चा शुरू की जा सकती है। इस बात को हमको लगता है कि, और तब वह कहा जाता है फिर कि दूसरे लोग, जो लोग ये काम कर रहे हैं संसदीय राजनीति में, व्यवस्था में, जो चुनावी राजनीति में जो दल भाग ले रहे हैं, उन दलों के स्तर पर आप जब देखेंगे तब उन दलों के माध्यम से हम जब जो सवाल उठा रहे हैं कि उनके कारणों की पहचान, की क्यों समस्या बनी हुई है, शिक्षा की समस्या क्यों है, लोगों के आमजन के इलाज की समस्या क्यों बनी हुई है, लोगों के मान सम्मान और न्याय और अन्याय के जो समस्याएं हैं क्यों बनी हुई है, इसके तो कारण हैं। उन कारणों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे राजनीति, सारे सक्रिय हैं, इनके रोज़ यात्राएं हो रही हैं, रोज़ नए नए तरह के कार्यक्रम चले हो रहे हैं, लेकिन इनके कारणों की पहचान और उन कारणों की पहचान के नाम पर लोगों के बीच में जाते। अगर आपको नहीं समझ में बात आती है तो जिनकी समस्याएं हैं उनके बीच जाते। पहले यही तरीका था कि जब लोग राजनीति करने वाले लोग थे, उनको जब बात समझ में नहीं आती थी तो जिनकी समस्याएं हैं उनसे ये करना कि आपकी जो समस्या है उसके कारण क्या है। हम जब जैसे ही कारण की बात शुरू करेंगे तब उसके निदान के रास्ते भी निकलेंगे। ये जो चीज़ें हैं वह बहुत ही जीवंत चीज़ें हैं, वह कथा कहानी का मामला नहीं है और बहुत इसमें विद्वता की भी ज़रूरत नहीं है। एक और बीच में आया कि विद्वानों के द्वारा शोध और आंकड़ेबाजी, आंकड़े संग्रह, आंकड़ों की प्रस्तुति, ये सब आप जब देखिएगा, खास करके चुनाव के दौर में, चुनाव जीतने हारने में जब सामाजिक समीकरण की जब बात हम करते हैं, मतदाताओं को रुझान और आकर्षण पैदा करने के लिए, उनको अपने विश्वास में लेने के लिए जितनी बातें होती हैं डपोर संघ की, उन बातों को जब आप देखेंगे तब यह चीज़ें साफ हो जाती हैं कि जो चीज़ें बहुत सहज और सामान्य हैं, कि जिनकी समस्या उनके साथ बातचीत वो नहीं करते अभी भी, वह उससे इतर हट के उनको और उन्मादी बनाना, उनको भावना में इन्वॉल्व करना, जिसकी जितनी भागीदारी, संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सारे जो सवाल मन और नारे जो गढ़े जा रहे हैं वह इसलिए गढ़े जाते हैं, भावनात्मक नारे गढ़े जाते हैं। जो सबसे सहज काम है वह नहीं हो रहा है। और ये सारे जो काम हो रहे हैं इसमें किस तरह के साधनों का उपयोग हो रहा है, अब आप देख लीजिए ना। आप कुछ दिन, आज से 15 साल पहले आप जब जाइएगा, हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव के अंदर जो लोग आम जन के बीच काम करते थे, जो जनप्रतिनिधि और जो राजनीतिक दल, उनको तो चुनाव के खर्च जो है उससे बच जाता था। उनके कार्यालयों में, चुनावी जो कार्यालय है उसमें हम लोग देखते थे कि चावल की बोरियों का ढेर है, उनके पास पैसे बच जाते थे जो खर्च करने के बाद। तब उसके खर्च की प्रकृति क्या थी? जो खाने पीने, घूमने टहलने, पर्चेबाजी, ये सब चीज़ों की प्रकृति बदल गई है। और जो प्रकृति बदली है वह कृत्रिम है। आप जो सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों ने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो पहला सूत्र है
कि उसके दार्शनिक पक्ष की, कि जब आप राजनीति कर रहे हैं, चुनावी राजनीति में जब भाग ले रहे हैं, तो इसी देश के अंदर, इसी संसदीय व्यवस्था में पहले जो चुनावी काम होते थे वह जीवंत था, माने लोगों के साथ जन सरोकार पर आधारित था। आज अब वह जन सरोकार पर आधारित नहीं है। पीछे आप देखिएगा कि 80 के बाद से आप पता लगाइए कि कब से कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल लोग चुनाव में करते थे। जो यंत्र और जो कृत्रिम साधनों के इस्तेमाल की जो चर्चा आपने सवाल जो किया है, तो गाड़ियाँ, पर्चेबाजी, ये जो व्हाट्सअप अभी जो ग्रुप्स और सोशल मीडिया आए हैं, टीवी पर के द्वारा, ये एक काम नहीं कि लोगों के द्वारा मतदाताओं के साथ जीवंत बातचीत की प्रक्रियाएं बंद हो गई। उनके साथ पर्चा के माध्यम से, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से घूम करके उम्मीदवार जब घूमते थे और उनसे जो बात होती थी, वह उसके समय भी अब देखिएगा कि रोज़ कटौती हुई है। उनके लोगों के प्रचार के, और लोगों मतदाता हम नहीं कहते हैं, जो जनता है, जनता के साथ बातचीत करने के समय में कटौती, उस कटौती के साथ साथ बातचीत के जो तौर तरीके थे उसमें वह बदल गया, और साधनों का, कृत्रिम साधनों के जो उपयोग बढ़े हैं। हम इन सवालों को कह रहे हैं कि कृत्रिम बौद्धिक जो साधन हैं उनका वर्चस्व कायम हो गया। अब दूसरे तरफ वर्चस्व कैसे काम हो गया? जो निर्दलीय हैं या जिनके पास साधन का अभाव है, जब आप उनसे बात कीजिएगा, और दूसरे लोग हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से गाड़ियों की संख्या निर्धारित है, वह भी ज़्यादा हो गया। चुनाव आयोग ने उनको प्रोत्साहित किया है। चुनाव आयोग के प्रोत्साहन से कृत्रिम साधनों के जो उपयोग हैं उनकी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि जब आप उनका सामाजिक मूल्यांकन करेंगे, तो जो बड़ी पार्टियां हैं, जो करोड़ों रुपए एक चुनाव में जो पार्टी खर्च करती है, और जो उम्मीदवार, उसको आप पता लगाइए कि वह चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकृत गाड़ियों की संख्या, साधनों की संख्या, और उनके द्वारा व्यवहार में, वास्तविकता में, कि वह किस तरह के उपयोग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वह दोनों में बहुत अंतर है। चीज़ें साफ दिखती हैं, लेकिन यह सवाल किसी भी जो संसदीय राजनीति में सक्रिय लोग हैं उनका यह विचारणीय मुद्दा नहीं बन रहा है, और इसके कारण वह उसका प्रभुत्व और जो वर्चस्व है और कायम हो गया। और वह जब कायम होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो दूसरे लोग हैं उनका विश्वास हिलने लगता है। क्योंकि कुछ लोग हैं, 1 से 2 समूह इस तरह से जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास उनके सामर्थ्य हैं कि कृत्रिम साधनों का वह अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। दूसरे लोग जो साधनहीन हैं, जिनके पास साधनों का अभाव रहता है चुनाव के अंदर, वह जब देखते हैं उसके जो शोर गुल हंगामा और उसकी जो आंधी बहती है चुनाव क्षेत्र में, तो लोगों को लगता है कि, और वह एक माहौल बनाया जाता है कृत्रिम साधनों के माध्यम, न इसका बोलबाला ज़्यादा लगता है, यही जीतेगा। ये जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा किया जाता है व्यक्ति के अंदर पहले काम किया कि जो सामूहिक चर्चाएं थी, सरोकार था, उसको तोड़ा, और व्यक्तिवादी जो मनोविज्ञान है वह लोगों के स्तर पर लोगों के स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर सोचने समझने की जो मनोवृत्ति और प्रवृत्ति है वह विकसित करता है, और तब फिर जो कृत्रिम साधन है उसके माध्यम से वह दबाव बनाता है। हम ये जो चीज़ें हैं इसको जब देखते हैं और इसका जब मूल्यांकन किए कि इसकी भूमिका निर्णायक जो हो गई है, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत, इसको बदले बगैर कम से कम उसका सीमांकन होना चाहिए। चुनाव आयोग अगर नहीं करता है तो हमको अपने स्तर से जो संवेदनशील और सचेत लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और दूसरे जो लोग हैं, उन सारे लोगों को यह एक चुनौती के रूप में हम लोग इसको देखे हैं। और यह सब इसीलिए हुआ है कि
दार्शनिक जो बातें राजनीति की, संसदीय राजनीति की है, वह छूट गई है और उसके जगह पर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, गरीब सवर्ण, नाना किस्म के जो जाल हैं, भ्रम, इनको तोड़ना और फिर अपने समीकरण के अनुसार एकजुटता की बात करना। वह सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि कृत्रिम साधनों का उपयोग और उसका दबाव जो बढ़ा है। दूसरी तरफ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण, इनके जो सवाल हैं, इनके सवाल में जो एकरूपता है, उस आधार पर जो एकजुटता कायम हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं जैविकीय एकजुटता। जैविक, अगर सार्वजनिक संस्थाएं ठीक से काम करेंगी तब उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण के सारे लोगों को समय पर तर्कसंगत शिक्षा उपलब्ध हो जाएगा, बगैर कोई परेशानी के उनका इलाज होगा, उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, उनको न्याय उपलब्ध होगा। ये बातों की चर्चा हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम व्यक्ति को दलित के रूप में, हम व्यक्ति को पिछड़ा के रूप में, हम सवर्ण के रूप में देख रहे हैं। हम जब मनुष्य को मानवीय नज़रिए से जब नहीं देखते तब, और वह क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम दार्शनिक नज़रिए से नहीं देख रहे हैं राजनीति को। और इसलिए जो सामाजिक आधार है मनुष्य के, मानव समाज के अंदर जो सामाजिक आधार है, मिलने जुलने सरोकार का, उसको खत्म कर दिया गया है। तो मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य, यह जो कृत्रिम साधनों का उपयोग का जो वर्चस्व कायम हुआ है, इस वर्चस्व के कारण अब मनुष्य, हर एक मनुष्य, वह नहीं, वह दलित भी, वह दलित देखता है कि उनके अंदर भी नए जो साधन संपन्न लोग हुए हैं, 75-70 सालों में जो काम हुआ है, उसके कारण दलित, महादलित के बीच भी एक नया वर्ग पैदा हुआ है। आप चले जाइए विश्वविद्यालयों के अंदर, कार्यालयों के अंदर, और फिर उनके टोले में जाइए, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, उनके बीच आप जाएंगे तो देखते हैं कि वह अंतर साफ दिखता है। एक कुलीन वर्ग आ गया। हाँ, सबके अंदर। लेकिन यह जो बात हम कह रहे हैं, जो उठा रहे हैं कि चुनाव में इस बात को जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक कृत्रिम साधनों के उपयोग से हमारे को चकाचौंध हमारे सामने वह बनाता है, और उस तिलिस्म में हम चुपचाप हैं, हम सहयोग नहीं करता है। आम जन जो है, जो रोज़ भोग रहा है, वह चुप हो जाता है, और उस चुप्पी की संस्कृति में जब तक हम चुप हैं तब तक हर एक जाति और संप्रदाय का गिरोह आता है कृत्रिम साधनों के माध्यम से, और वो कहते चल 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 चल, सब लोग तय हो गया, निर्णय हो गया, उन्हीं को वोट देना है। वह भाग नहीं लिया है बेचारा। कृत्रिम साधनों के वर्चस्व और उसके प्रभुत्व का यह सारे कुपरिणाम है। और इसीलिए हम लोगों ने जो दार्शनिक पहलू है, जो पक्ष हैं चुनावी राजनीति के, इसको हम लोग ने कहा है, हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि अगर आपको बदलना है, अपनी दशा और भविष्य को संवारना है, तब यह पहला काम होगा। अन्यथा यह जो सत्ता, ये और एक बात देखिएगा कि शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो 80 तक व्यवस्था की बात हो रही थी। अब व्यवस्था जब कहते हैं तब लोगों को ये व्यवस्था क्या कहते हैं? अरे भाई, जो प्रखंड में जो प्रखंड बना हुआ है सामुदायिक विकास का केंद्र, वह कौन कैसे बना था, उसके पीछे कौन सी अवधारणा थी, उसको कोई दर्शन था कि नहीं था? और वही जो सामुदायिक विकास की जो प्रक्रियाएं, जो दार्शनिक पक्ष था, वह व्यवस्थागत था, उसी के केंद्र में सारी व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन वह 60, 70, 80 आते आते जो सामुदायिक भाव है, इन चीज़ों को कमज़ोर किया गया, और तब सरकार अस्तित्व में बातें आ गई, व्यवस्था की बातें नहीं। अब चाहे वह कांग्रेस के, आपको देखेंगे कि 80 आते आते कांग्रेस के अंदर जो बदलाव हुए, तो वह
जो सामुदायिक जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं और जो संरचनाएं थी, वह सारी कमज़ोर पड़ी हैं इसी के कारण। और तब सरकार करने लगी, और सरकार जब आ गई तब आप सब चीज़ों को देख रहे हैं कि वह 5 आते आते 80 और 2005 आते आते आप देखिएगा कि सरकार अस्तित्व में आ गई। किसकी सरकार है, किस पार्टी की? और अब तो सरकार जाति की भी होने लगी तब फिर, कि जो जिस जाति का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उस जाति की सरकार होने लगी। हमको तो कुछ वरिष्ठ IAS जो बोलते थे, अभी हम नहीं आपको बताएंगे, कि उन लोगों को भी यह समझ थी। उनके अपने तबादले, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमसे बात करते थे कि ये इनकी न सत्ता है अभी। जो आपको याद होगा कि भक्कू की सरकार, आप भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं, लेकिन उसी के बाद 5 में भक्कू की सरकार बनी थी। अब हम नहीं कहेंगे कि भक्कू माने किसका है। तो ये सरकारें जो आने लगी, अब सत्ता आ गई। अब व्यवस्था खत्म, व्यवस्था की बात मत कीजिए, सरकार की भी अब बात मत कीजिए। अब सरकार किसी की है, पहले भी हम आपको बताएं, अब सत्ता है। और सत्ता में भी अब ये सब दिखावटी, सब नेटुआ है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, मंत्री संत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसका बेचारा का कौन ची है, ये तो अर्दली है ना सब जी, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो, चाहे राज्य का मंत्री हो, ये सब अर्दली है, बड़का नेटुआ का। अब उसको कोई नचाता है बाहर से, कठपुतली है। तो यह जो सत्ता है, और ये कठपुतली किसके हाथ में रहेगी? इस कठपुतलिया को ऊन करने के लिए सत्ता पर काबिज करता है अपने आदमी को। एक आदमी को चुन करके, वो चेहरा जो हम लोग बात किए हैं इसमें, कि चेहरा की जो राजनीति शुरू हुई वह तब हुई जब सरकार की प्रासंगिकता खत्म हो गई। अब व्यवस्था तो बहुत पहले ही 80 तक ही रही यहाँ। तो ये सारे कुपरिणाम हम लोगों को देखने को मिला, और उसके कारण को जब हम लोग देखते और समझते हैं, तब लगता है कि जो कृत्रिम साधन हैं उसी के कारण असामान्य स्थिति पैदा हुई है। साधन संपन्न और साधनहीन जो प्रतिनिधि होते हैं चुनाव में, जो हिम्मत करते हैं, उनके स्तर पर चीज़ें साफ दिखती हैं। इसलिए इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, और जनता को एक बार यह चुनौती देना होगा, अपने अपने क्षेत्रों में यह कहना होगा कि कौन कितना साधन, जो जितना साधन, जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी, संख्या अधिक उसकी भागीदारी। अब उसके वह नारा लगवा रहा है हमसे। हमको अब जनता को नारा लगाना होगा कि जो जिस तरह से साधन ज़्यादा इस्तेमाल करेगा चुनाव में, उसका उतना बहिष्कार करो। अब वह फिर से एक बार वह लोगों के साथ बैठे उठे बात करे और वही योजना बनाए। वह तभी चीज़ें, ये जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, नहीं तो यह और बढ़ते जाएगा। और अब तो घर बैठले सब कुछ को, अब तो सोशल मीडिया से अब वोट मांग लेगा, सोशल मीडिया से ही सबको धन्यवाद करेगा और संपर्क और सब कुछ सांकेतिक तौर पर कर लेगा। तो यह सब खतरा और जटिल हो जा सकता है कि हमारी बात पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी तो वह कटी छटे रूप में पहुँचेगी। कृत्रिम साधनों का संदर्भ हम लोगों को ये जो सूत्र बनाए हैं और जो सवाल उठाए हैं, उसके पीछे ये समझ। कृत्रिम व्यवस्था जो हावी है, उसमें समय का भी बचाव लोगों का हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं, खास करके पॉलिटिकल लोग या चुनाव आयोग। सुनने में आता है कि पहले 1-1 महीना चुनाव प्रचार होता था, और गांव-गांव, गली-गली में जो जनप्रतिनिधि भाग लेते थे चुनाव में, वो घूमते थे। गाड़ियां कम होती थी तो लोग पैदल भी चलते थे, और उनके साथ जो साथ में घूमने वाले होते थे वो भी पैदल घूमते थे। धीरे धीरे वास्तव में लोगों का मांग बढ़ा। समय क्या बदला? समय तो सर सुबह, आज भी सूर्य सुबह में निकलता है और शाम में वो उसका अस्त होता है, लेकिन लोगों का मांग बढ़ा और एम्बेसडर से शुरू हुआ। उसके पहले बैलगाड़ी से ये था आना जाना, और लोग घूम करके ये कर रहे थे। अब कृत्रिम
वस्तुओं का या कृत्रिम बौद्धिक मूल्यों का जो ये हुआ है, आपने अच्छा एक आईना दिखाया है इस पर तर्क दे करके। दूसरा एक सर प्रश्न है मेरे मन में कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक जड़ता आई है उसका उन्मूलन कैसे हो सकता है, और जो उन्मूलन के जो रास्ते हैं वह रास्ते पर चल कर के भारतीय आम लोग जो हैं उनका भला कैसे होगा। अभी पिछले 20 वर्षों से बिहार में, बिहार के बाहर की तो बात छोड़ दी जाए, बिहार में ही विकास के ड्रम बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं और वापस रात में घर जब जाते हैं, हम लोग अब इस लाइन में हैं तो कभी देर रात को भी जाना होता है, तो देखते हैं कि ये सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना हुआ है या जो ऊंची ऊंची नालियां बनी हुई है उस पे जो ढक्कन लगे हुए उस पे ही लोग सो जा रहे हैं। वो किसी तरह से एन केन प्रकेन यहाँ पे ये रह रहे हैं। अभी आपके घर के बगल में जो राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल है उसके बगल में एक पैदल पुल पार करने का है। जब भी संयोग होता है तो देखते हैं कि उस पर लोग बोरा बिछा करके सोए रहते हैं रात्रि में। और अब तो ये स्थिति हो गई है, अगर आप संयोग से वो पुल को पार करते हैं कॉमर्स कॉलेज से आगे बढ़ करके, तो आप देखते हैं कि उस पर चलना मुश्किल है। इतने श्रांध दुर्गंध भरा हुआ कचरा भरा हुआ है उस पैदल पुल के ऊपर में। लेकिन वहीं यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ सब्जी भी बेच रही हैं महिलाएं, फल भी बेच रही हैं, लोग आ भी जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यह सब जो घटनाएं घट रही है या जो लापरवाही है, इसे भी मैं अपने समझ से राजनीतिक जड़ता ही समझता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक उन्मूलन के क्या रास्ते हो सकते हैं? ये पहले तो आपको बहुत बहुत हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप एक संचार माध्यम के प्रतिनिधि भी हैं और सामान्य लोग होते हुए आप पहले व्यक्ति हैं जो राजनीतिक जड़ता के संदर्भ को आपके दिमाग में बात आई और तभी आप सवाल कर रहे हैं। राजनीतिक जड़ता की बातें हम कई वर्षों से कर रहे हैं, साथियों से पहले बातचीत करते थे और उसकी चर्चा करते थे। आज तक हमको किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता की चिंता इस पर नहीं दिखाई पड़ी है, इसलिए आपको धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद, और यह बात इसलिए पुष्ट है कि आज से 2 साल पहले वाम दलों की राजनीतिक जड़ता नामक एक पुस्तक हमारी छपी है दिल्ली से, एक बड़े प्रकाशक ने छपा है उसको, आकार ने। उस पर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, सामाजिक परिवर्तन के काम करने वाले लोगों पर सवाल है कि अरे भाई, हमको लगता है कि तुम्हारे अंदर राजनीतिक जड़ता की स्थिति पैदा हो गई और कुछ नहीं है। अभी देख रहे हैं उन लोगों का चुनाव में भी असर कि बिहार में उनकी स्थिति क्या थी, अभी कौन सी स्थिति उनकी है। इसके बाद भी राजनीतिक जड़ता का जो मसला है वह उनके विमर्श का प्रसंग नहीं बना है। लेकिन आप आज हम लोग जारी किए न्यूनतम साझा कार्यक्रम और उसके जो पहले सूत्र में ये सवाल जो उठाए हैं आप उसकी चिंता कर रहे हैं और हमसे जानना चाहते हैं। राजनीतिक जड़ता के कारण को भी आप बताएं कि क्या ये सब जो जिसको रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, व्यक्ति को आर पार रोड पर चलने की जो सही सुरक्षित गुंजाइश नहीं है, ये सारे जो सवाल आप उठा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि क्या ये सब राजनीतिक जड़ता का प्रतिफल तो नहीं है। राजनीतिक और क्या उदाहरण हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन ये मुद्दे नहीं बन रहे हैं। रैन बसेरा तो बन जाएगा, उसका जवाब ये देगा। ये जो नेटुआ है, ये नेटुआ जवाब देगा कुछ दिखा करके कि रैन बसेरा है, ये अक्षय जी को दिखाइए नहीं पड़ता है। अरे रैन बसेरा और जो समस्या है उसके बीच में कभी तुमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनके बीच के अंदर तार्किक
जो उसका समाधान है, या तो और तुमने भ्रष्टाचार का केंद्र एक नया खड़ा कर दिया कि लोग वो सवाल भी चूंकि नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि उससे कितने लोगों का किस तरह से, जो जिनका आवास नहीं है, जो इधर उधर भटकते हैं, उसमें कौन जा कर के सोता है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो तो नियमित सोने वाले लोग होंगे। हम अध्ययन मेरा नहीं है उस पर, कुछ साथियों ने उसको किया है, इससे हम जान रहे हैं और तब ये सवाल उठा रहे हैं। इन चीज़ों को तो छोड़ दीजिए श्यामल जी। अभी हम आपको उस दिन इशारा किए थे भी, जिस दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम हम लोग जारी कर रहे थे, हम उस दिन आपको बताया कि अभी जो मैं जिस वार्ड में, इस वार्ड में की आबादी, इस मतदाता कितने होंगे? उससे कम 1,500 न, मैं 35 जो ये 45 हुआ सेंट्रल स्कूल के, माने राजेंद्र नगर पुल से उस पार जो है, इसी रोड से उधर 44 है राजेंद्र नगर पुल तक, और उस पुल से आगे 35 है। 35 और पटना के नगर निगम का मध्य ये है। आप पता लगाइए ना कि से उसमें कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, एक भी नहीं है उसमें। एक जो विद्यालय उस नाम पर है, कुमरटोली के नाम पर, वह लालजी टोला में चलता है और बिहार में विकास का बहार है। और हम बहस करते हैं और सारे विद्वान लिखते पढ़ते भी हैं। 44 में और 45 में आप देखिएगा कि 2-2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ये सब प्राथमिक विद्यालय कब के हैं और किस स्थिति में हैं? 2 कमरा, 3 शिक्षक, 5 क्लास, मध्याह्न भोजन। बाहर वाह, विकास का बहार और नया भारत। आप तो उस बेचारे की चर्चा कर रहे हैं, हम उस बेचारे के कह रहे हैं जो जात के नाम पर जिसका कल्याण हो ही जाएगा, सब बैकवर्ड, अति पिछड़ा का और सब दलित का। लगता है कि 45 में, 44 में और 35 में न दलित महादलित रहता है, न पिछड़ा अति पिछड़ा रहता है, न गरीब सवर्ण रहता है। इसमें सब जो है सो क्रीमी लेयर वाला सब लोग रहता है। हाँ, और इसलिए उनके बच्चों के लिए तो इस विद्यालय में की जरूरत नहीं है, तो कोई सवालों नहीं खड़ा करता है। और ये इसको जब देखिएगा, 75 साल पूरा होने, संविधान के लागू होने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। विधानसभा के कितने चुनाव हुए होंगे और लोकसभा के, और किस राजनीतिक दल ने इसको मुद्दा बनाया कि हम वार्ड में, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति है। प्राथमिक विद्यालय से जब बच्चे पास होंगे, जहाँ 2-2 कमरे वाला है, हम पूछ जब रहे थे कि आपके यहाँ से बच्चे पास करते हैं तब कहाँ जाते हैं, तब शिक्षक कहता है कि ये सर से जो लड़कियां हैं उनकी माँ या बाप कहते हैं कि अब तो देखिए 5वां पास करते करते वो सयानी हो जाती है और मिडिल स्कूल बहुत दूर है, सो नहीं लिखावेंगे, नाम रह जाएगा। ये अभी का ताज़ा तरीन मैं जब बात कर रहा हूँ तब, और हम 14 को इसको जारी करेंगे। दलित आंदोलन भी चल रहे हैं और पूरा इस 3 वार्ड में दलितों का कल्याण हो गया, पिछड़ों का कल्याण हो गया, गरीब सवर्णों का हो गया कल्याण। आप ये सवाल जब नहीं बन रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे वह कोई भी दल हो, उनके जब शिक्षा को देखने की दृष्टि, नज़रिया, वो जो कहता है, जो प्रशासकीय जो नज़रिया है, जो व्यावसायिक नज़रिया है, उसी नज़रिए से हम भी हंसो जी हंसो करते हैं। इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया, किसका खुला जी, कैसा खुला जी, उसमें शिक्षकों के और बच्चों की क्या है जी। ये सवाल जब नहीं हम खड़ा करते हैं। अभी जब आप बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, तो दुर्भाग्य कहिए या देश का सौभाग्य कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता में है, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि बिहार में 187 यानी 187 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, खुल चुके हैं 2014 से 2024 तक। यह 187 मेडिकल कॉलेज कहाँ है? वह धरती पर है
वायुमंडल में है ये पता नहीं। हमसे काहे के लिए आप श्यामल जी पूछ रहे हैं, जो पुरोधा राजनीति के हैं उनकी जड़ता का यह पराकाष्ठा है कि कोई इस तरह से चुनाव के समय में इस तरह की बयानबाजी करता हो और हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं और हम उनको नहीं कह रहे हैं। अगर जनता आपके साथ इस तरह के झूठ फरेब और जाल कि जब बात चुनाव के समय में करता है और आप कोई प्रभावकारी प्रतिरोध नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, नौकरी के सवाल आप ही ठीका ले लिए हैं। हम जब कह रहे थे कि व्यवस्था, सरकार और सत्ता, जनता भाड़ में, वह तो लाभार्थी और मतदाता हो गई। माने जिसकी सरकार है, हम सरकार बनाते हैं, हम मतदाता हो गए। हमको पर्व सिखाता है नौकरवा कि पर्व मनाइए, वोट दीजिए, पर्व मनाइए, माने हमरे काम को हमरे बताता है। तो यह स्थिति में इस सारे जो चीज़ें हैं इसके मूल में जड़ता है, राजनीतिक जड़ता है। राजनीति को देखने की जो नज़रिया और दृष्टि है हम विश्लेषण करके नहीं देख पा रहे हैं। हम लोकतंत्र की जो अवधारणा, मूल अवधारणा है और जिसके लिए जो संवैधानिक संकल्प लिए गए हैं, हम इनको जोड़ करके नहीं देख करके हम कुछ प्रशासकीय और व्यावसायिक बाजारू जो विद्वान हैं और जो चाकरी करते हैं सरकार के, सत्ता के, अब सरकार तो है ही नहीं, सत्ता के जो चाकरी करते हैं, हम उसी को राजनीति कहते हैं। अब बुरा नहीं मानिएगा, पूरा संचार माध्यम, पूरा, आप चूँकि जड़ता का सवाल कर दिए इसलिए आपको धन्यवाद भी हम दे दिए, इसलिए क्षमा भी कीजिएगा कि पूरा संचार तंत्र राजनीतिक जड़ता को बनाए रखने का तंत्र बन गया है और ये कृत्रिम साधनों का वर्चस्व का हाल हो गया। ये इसको नहीं तोड़ेंगे तब राजनीतिक जड़ता भी नहीं टूटेगी और राजनीतिक जड़ता रहेगी तब राजनीति का प्रोग्राम भी नहीं बनेगा और तब नए समाज के निर्माण की बात नहीं होगी और नहीं होगी तब जो दलित छूट गए, जो आगे बढ़े हैं उसमें से भी और दलित को छूटना है। जो पिछड़ा जात उत के नाम पर जिनको कुछ खुशहाली आई थी, अब उनको पूछ लीजिएगा कि क्या परेशानी है। अब और पिछड़ा को कुछ नहीं मिलने वाला है और दलित को, और सवर्ण जो गरीब कुछ खुशहाल हुए थे उनको भी कुछ नहीं मिलना है। अब घूमते रहें और चाकरी करते रहें, उनके यहाँ इन्हीं लोगों के बीच से बच्चे आत्महत्या करते हैं, किसान आत्महत्या करता है और हम ये जो आप लोग हैं कृत्रिम साधनों वाले, उस संख्या को गिनता है और उसको प्रचारित करता है और राजनीतिक जड़ता करने वाला उसको भाषण में देखिए कैसे मुट्ठी बांध बांध करके वह प्रचारित करता है कि हम जानते हैं। अरे मूर्ख, तुम किसका काम कर रहे हो? यह राजनीतिक जड़ता के कारण यह जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है बिहार में, हमको लगता है कि इन चीज़ों की शुरुआत तो कम से कम हुई है। महाराष्ट्र में नहीं हुआ, अगर है तो हमको बता दीजिए। दिल्ली में हुआ था, एगो डपुर संघ की है, वहाँ का मुख्यमंत्री शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर के जो किया था, एक आदमी नहीं, जड़ता के कारण दिल्ली जैसे राज्य केंद्र की राजधानी में वहाँ उसके जो शिक्षा के सवाल हैं उसकी विवेचना प्रस्तुत किया किसी दल ने। अरे भाई, सामाजिक परिवर्तन वाला दल कर लेता। उसके जो स्वास्थ्य के सवाल पर जो उसने ठगा लोगों को, उसका एक समीक्षा रिपोर्ट कर देता। ये सरकारी संस्थाओं को छोड़ दीजिए, राजनीतिक और सामाजिक जो संगठन हैं वह उनका भी दायित्व बनता है कि तुम जो शिक्षा में सुधार और बदलाव किए हो वह खाओ पियो ज़्यादा है या लोगों की सहज पहुंच का, तार्किक शिक्षा के जो गुण हैं उस पर केंद्रित है। ये हम काम नहीं कर पाए। यह क्यों नहीं कर पाए? चूँकि राजनीतिक शिक्षा को देखने का, स्वास्थ्य की समस्याओं को देखने का, रोजगार को देखने का, न्याय को की व्यवस्था को देखने की जो दृष्टि है वह दृष्टि कोई हमको बना देता है और उसी के हम पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये राजनीतिक जड़ता है। और मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जिसके अंदर जो संवेदना है वह जब सामाजिक चेतना में बदलता है वो अपने आप होता है।
उसमें शिक्षा की भूमिका होती है और वह इन चीज़ों का खुलासा जब करता है, भंडाफोड़ करता है, तब लोकतंत्र की बात आती है। आज इस लोकतंत्र को संवैधानिक जो संकल्प लिए गए हैं उससे भी रोकने का वो घेराबंदी किए हुए हैं। ऐसी घेराबंदी राजनीतिक जड़ता का कर दिया है कि अब तो यह विमर्श भी नहीं शुरू हुआ है। और इसलिए हम लोगों ने यह सवाल को बहुत ही महत्व ढंग से, हम लोग जानते हैं कि किसी के साथ हो जाने से ये बढ़िया आदमी ये जात वाला छूटते अभी गया है, अब री भर और एगो जात को बना कोई देख रहे हैं अभी जात पर के वोट का लूट मचा हुआ है। हर जात के लोगों को अध्यक्ष बनाने का ये सब तिकड़म जाल और ये सब फरेब चल रहा है। ये सब क्या है? राजनीतिक जड़ता के ये सारे लक्षण हैं और परिणाम जो आप हमसे सवाल पूछ रहे थे वह सब राजनीतिक जड़ता के, हम भी जो बात कर रहे थे ये सारे राजनीतिक जड़ता के परिणाम हैं। इसलिए राजनीतिक जड़ता को सवाल बनाना चुनाव में कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब मतदाताओं को रोक करके राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से और उनके जो कार्यकर्ता हैं कि उनसे पूछना होगा कि आपकी राजनीति क्या है, आपकी जो राजनीति है उसमें शिक्षा की कौन सी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की कौन सी व्यवस्था है, रोजगार की कौन सी व्यवस्था है। ये नहीं जब पूछेंगे तब हम को भी राजनीतिक जड़ता के शिकार हो जा सकते हैं, जो हम लोग हो गए हैं। शिकार होने के कारण हम चुप है, हम प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। ये साजिश है और इस साजिश को आगे आप देखिएगा कि सूत्रों में उसकी भी व्यवस्था है। वही रास्ते हैं राजनीतिक जड़ता के उन्मूलन के। जो आपके सवाल हैं वह सवाल लोगों को संवेदित करना और उसके जो संवेदना है उसको सामाजिक चेतना में बदलना। सामाजिक जब रूप से सचेत होंगे, अकेले बरिए नोन नहीं पड़ता है। मगह में तो हम लोग सब जगह यही है कि जब बरी घर में बनता है, बरी बचका भभरा, तो उसमें अलगे पड़ता है नमक कि जब उसकी तैयारी जब वो हम लोग करते हैं तो एक ही बार। तो इसलिए बरिए नोन से अब काम नहीं चलने वाला है। इसलिए चुनाव सही समय है। इसी समय ये सारे राजनीतिक दल और जो जनप्रतिनिधि जो जाएंगे चुनाव लड़ने, उनसे ये सारे सवाल पूछना होगा और यह जब पूछे जाएंगे तब वहीं से राजनीतिक जड़ता के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू होगी। और दूसरा कोई, अब वो विद्वान को ले आइए ऑक्सफोर्ड अमेरिका से पढ़ल, कुछ दिन और जो है से वो हम लोगों के आँख में मिर्चाई झोंकेगा, कहेगा किसी और भ्रम में डालेगा। ये रोज़ भ्रम पैदा करता है। जितना ही जो पढ़ा चूँकि स्कॉलरशिप ये प्राइज देता है जी। कोई मैक्सेसे अवार्डी एगो आया था, अभी यात्रा वो भी करेगा। कोई नोबेल लॉरेट ले आके भाषण करवा देगा। एक काम नहीं करेगा कि लोगों की जो समस्या जो है बेचारे का, उनसे बात नहीं करेगा। यही राजनीतिक जड़ता को के रास्ते के उन्मूलन का है और नई राजनीति, नया बिहार, नया समाज बनाने का एकमात्र रास्ता है। नया बिहार बनाने की बात आप करते हैं कि राजनीतिक जड़ता समाप्त हो और नया बिहार बने। आज सुबह में एक अनौपचारिक बात कर रहे थे फ़ोन से। हमारे एक जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हो सकता है वो पदाधिकारी भी हों। उनका कहना कि श्यामल जी हम पिछले 30 साल से भाजपा में हैं। भाजपा में केवल मैं इसलिए हूँ कि राजद के सुप्रीमो से डर है, दहशत है। और आज जो भाजपा को वोट मिलता है उसमें 50+ वोट केवल राजद के पूर्व सुप्रीमो के डर से या उनके जो कार्यकाल रहे हैं उसके डर से मिलता है। और आज हम नीतीश को इसलिए अपने कंधे पर बैठाए हैं कि नीतीश अगर मेरे साथ नहीं तो हमारी सरकार नहीं। तो मुझे लगता है कि यह भी जो बात उन्होंने कहा इसमें भी कहीं न कहीं राजनीतिक जड़ता का एहसास होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत आपसे ये बहुत अच्छा एक दृष्टांत आप कि इसको इसी रूप में देखने की ज़रूरत है।
हम लोग, हमारे जो बहुत सारे पंडित हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र बहुत उतावले रहते हैं। ये उतावले रहते हैं कि अपने से आदमी ये सब जोगी मोदी करते रहता है, जिसको खाने का खर्च ही नहीं है, जिसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो इलाज नहीं करवा पा रहा है, वह भी जोगी मोदी करता है। अरे बाबू, वो जड़वादी है। वह जैसे जिन कारणों से, जिस तरह से वह जड़वादी बनाता है, तुम भी जड़वादी बने हुए हो। तो जड़वाद को, जो जड़त्व का भाव है, वह सोच और समझ से संबंध रखता है। इसलिए वह जब कह रहे थे तब वह आंशिक सच्चाई है, लेकिन आंशिक हम शब्द कर रहे हैं। हमारे जो मित्र भी बोलते हैं वो उसी से मिलती जुलती हुई बात है। वो पूछते हैं कि व्यक्ति है। हम जब राजनीतिक जड़ता कह रहे हैं, हम एक बार भी नाम नहीं किसी का लिए कि न वो हमारा प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न यह तो हम कहे किसी, यह प्रतिनिधित्व करता है सत्ता का, सरकार का। हम इस रूप में उसकी को बता रहे थे। राजनीतिक जड़ता व्यवस्थागत चीज़ है, संस्थागत चीज़ है। वह व्यवस्था से संस्था बनाया और संस्था के स्तर पर वह जड़वादी सोच समझ का तिकड़म रचता है और लोगों को जड़वादी बनाता है। आज जब हम जड़वादी बन जाते हैं तब फिर वही संस्था वाला, कोई कहेगा कि जंगल राज है, कोई कहेगा कि अरे भाई बोलने का तो अधिकार सबसे पहले यहीं से दिलवाया, इसके पहले तो कोई न थाना में जाता था न कोई ऑफिस में जाता था। ये आदमी जो आया तो इसने एक आवाज़ दी गरीबों को, शोषितों, पिछड़ों, दलितों को, यह भी लोग कहते हैं। और है, माने इस बात को भी आप नकार पूरी तरह से नहीं सकते हैं। उसके पद्धति, उसकी प्रक्रिया में सहमति या असहमति के सवाल हैं। और वह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? जड़ता के कारण। राजनीतिक जड़ता, वह जैसे ही शुरू बात हुई थी, हम वहीं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, चीज़ों में को जाने की, जो लोगों को हम जब कह रहे हैं दलितों को, तो दलितों के बीच में जड़वादी सोच को कायम रखने की, जो दलितवाद के नाम पर, पिछड़ावाद के नाम पर, सवर्णवाद के नाम पर जो जड़वादी सोच समझ और व्यवहार को बनाए रखने का षड्यंत्र जारी है, चल रहा है। यह जो षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है, वह राजनीतिक जड़ता का कारण। हम इस बात को जब वह साथी बता रहे थे तब उनके साथ बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वह चीज़ें अचानक एकाएक फिर बरिए एक व्यक्ति से नहीं होगा। उसके लिए आपको सामाजिक, राजनीतिक आपके पास कार्य योजना होगा जो उनको बताना होगा। तब वह कहाँ आपके साथ जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो यह अगर राजनीतिक जड़ता के उन्मूलन का कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, चलाना है, अभी तो हम लोग राजनीतिक जड़ता के जो स्वरूप हैं, जो दृश्य है, वह केवल बात कर रहे हैं। आगे आपको बताएं कि हम लोगों ने अभी लोकतंत्र रक्षा अभियान के तहत हम लोग 20 अप्रैल को कोशिश करेंगे कि ये सारे जो सवाल हैं इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, उसकी कार्य योजना क्या होगी, कौन सा कार्यक्रम हमारे पास होगा जिससे इस तरह के जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो राजनीतिक माहौल बना है, इससे अगर हमको बाहर निकलना है, अपना भविष्य को संवारना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, समाज को मानवीय बनाना है, तब उसकी जो कार्य योजना होगी कोशिश करेंगे हम लोग कि 20 अप्रैल को उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, कुछ साल पहले तक केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह केंद्र की सरकार के नाम से, यानी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद पार्टी के नाम से सरकार जानने गई, जैसे भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार। लेकिन अब जो है केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री का जो नाम है उसके नाम से सरकार जानी जाती है। जैसे मोदी सरकार, बिहार में नीतीश सरकार। अगर कोई आंदोलन हुआ, कोई योजना देना है, तो यह योजना
केंद्र सरकार नहीं दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। अगर कोई योजना चल रहा है तो वह नीतीश सरकार दे रही है, बिहार सरकार नहीं दे रही है। अभी ईद के नाम पर केंद्र सरकार अपने कोषागार से पैसे निकाल करके ईद का किट्स बांटा, लेकिन कहा क्या? मोदी का सौगात। केंद्र की सौगात नहीं, सरकार की सौगात नहीं थी, यह मोदी जी की सौगात थी। उसी तरह से नीतीश जी की अगर कोई बात होती है तो वह कहा जाता है कि यह नीतीश जी की सौगात। आज नीतीश जी बड़े सौगात देंगे अमुक जिला को। नीतीश जी क्या अपने घर से दे रहे हैं या जो बिहार का जो ट्रेजरी है वो नीतीश जी का उसमें पैसे जमा किए गए हैं? सर, यह भी हमें जो एहसास होता है, हम जो अनुभव करते हैं, यह भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जड़ता का ही एक परिणाम है। इस पर आपका क्या विचार है? ये पहले तो फिर एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्यामल जी कि आप जो सवाल उठाए। हम जब पहले कह रहे थे वो थोड़ी सैद्धांतिक बातें थी, लोगों को, आपके दर्शकों को समझने में हो सकता है, लेकिन वह जो सिद्धांतनिष्ठ बातें थीं, जड़ता, कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को लग सकता है कि से चूँकि वह स्थिति पैदा किया है, अब उस स्थिति को बहुत सरल और सहज ढंग से जानने और समझने में अभी जो आप सवाल उठाए, यह सवाल उसको बहुत सरल और सहज करने में मददगार होगा। आप भी कर रहे हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं कि क्या यह भी राजनीतिक जड़ता का परिणाम है? केवल परिणाम नहीं है, उसमें मेरा इतने हम जोड़ रहे हैं कि वह राजनीतिक जड़ता को बनाए रखने का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। जैसे व्यवस्था को सरकार, सरकार से सत्ता, और सत्ता अब व्यक्ति, आप बता रहे हैं जो सच्चाई है। अब हम बोल चाल करते हैं और शर्म नहीं आती है। हम इतने निर्लज हो गए हैं, और हम बड़ी पढ़े लिखे हुए भी आदमी हैं। एक एक आदमी, आपको मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों को बार बार आपको कहना पड़ेगा, आप लोगों को भी, और मजबूती के साथ कहना पड़ेगा कि ये वकील साहब है, अच्छा, ये जज साहब है, ये इंजीनियर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये मास्टर साहब, ये IAS हैं, अच्छा, ये IPS हैं, अच्छा अच्छा, ये इतना लोग हैं। और ये सारे लोग, आप जो सवाल कर रहे हैं, यही बोलता है, ये लोग समझता है कि यही दोषी है। राजनीतिक जड़ता कारण वो नहीं, आपको हम लोग बोल रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये जितने लोगों का, पंडितों का, ये पंडितों भी तो जड़वादी है, और यह जड़वाद का प्रारूप, प्रतिरूप है। अगर जड़वाद को देखना है तो ये सब में देख लीजिए। व्यवसाय में तो इसका अपना काम धाम है, उसका तो नतीजा भोगते ही हैं, लेकिन वह जो बोलता और करता और काम है वह राजनीतिक जड़ता के कारण है। और यह जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, इससे अगर इससे लड़ाई नहीं ली जाएगी, इसके विरुद्ध कि यह बात बंद करो, यह किसी के व्यक्ति का नहीं, यह हमारे राज्य के कोष का। और राज्य का कोष कहाँ से आता है? जनता से। केंद्र का कोष कहाँ से आता है? तो राज्य की सरकार को व्यक्ति का सौगात बना दिया, और शर्म नहीं हम लोगों को आती है, न अखबार वाले को लिखने में, न मीडिया वाले को बोलने में और दिखाने में। इतने निर्लज और हो गए हैं हम लोग, और हम सुनते और देखते हैं, और चौराहे पर, चाक चौराहे पर जब बैठते हैं तब भी बोलते हैं। यहाँ ये इतना गंभीर मामला है जड़ता। इस गंभीर सवाल को का आप उन्मूलन की बात करते हैं, और वह उन्मूलन तो केवल हम लोग, हम और आप या और हमारे जो साथी हैं, मिलजुल करके इसकी पहचान किए हैं कि अगर संसदीय राजनीति में लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान बचाने के लिए, तब राजनीतिक जड़ता की जो स्थिति है और इसके जो दाव पेंच और ये सब जो तरीके हैं, इसके खिलाफ भी हमको चुनाव पूर्व
और चुनाव के दौर में भी संघर्ष करना होगा, वैचारिक संघर्ष। चूँकि विचार को ख़त्म कर दिया है, तब न ये सारे पढ़े लिखे लोग जड़ता के शिकार बने हुए हैं, राजनीति भी करते हैं और जड़ता के भी शिकार हैं। तो वैचारिक एक संघर्ष, वैचारिक आंदोलन बिहार में हमको लगता है कि अगर आप लोगों का इस तरह का सहयोग होगा तो हिंदुस्तान में पहली बार विचार के स्तर पर एक नई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री हमारे राज्य बिहार में आए। पिछले 20 साल में कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, 2005 से लेकर के अभी तक कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में सहयोगी दल नहीं रही है। बाकी समय में सहयोगी दल है, आज भी है, आज भी उसके कई मंत्री हैं। अभी हाल फिलहाल में 7-8 मंत्री फिर बने हैं। उसके बाद भी भारत के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, वह कहते हैं कि अगर 25 में बिहार में हमारी सरकार बनती है तब हम बिहार में बंद चीनी मिल को पुनः चालू कर देंगे। तो सर, हमारे मगध में 3 चीनी मिल था सरकारी, बिहटा जो पटना जिला में, गुरारू गया जिला में और वारसलीगंज नवादा जिला में। यह तीनों चीनी मिल जब भी बंद हुआ, बंद होने के बाद 20 साल में कुछ महीनों को छोड़कर आपकी सरकार थी, आपने कहाँ चालू करवाया? और भी जो चीनी मिल थे, 26 चीनी मिल सरकारी थे, लगभग चीनी मिल की स्थिति आज क्या है वह किसी से छिपा हुआ नहीं। चीनी मिल तैयार नहीं, चीनी मिल चालू नहीं, गन्ना हमारे यहाँ उपजता नहीं, फिर भी हमारे राज्य में गन्ना मंत्री। और यह जो सर गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि हमारी सरकार होगी तो ऐसा होगा, तो सर अब कैसी सरकार आपको चाहिए जब आप पिछले 20 साल से आपकी सरकार है? तो यह भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यह बड़े पैमाने, बड़े स्तर पर राजनीतिक जड़ता का एक दुष्परिणाम है जो हमारे नेता या हमारे मंत्री इस तरह के कुछ भी बयान देकर लोगों की तालियां बटोरने का काम करते हैं। हम पूरी तरह से आपसे सहमत हैं। फिर केवल ये कह रहे हैं कि इसमें और एक जोड़ दीजिए। हम आपसे पूरी सहमत हैं कि और जड़ता का प्रभाव इस स्तर तक हो गया कि 20 वर्षों में जो जितने चुनाव हुए, अवसर बहुत मिले, लोकसभा के नाम पर, विधानसभा के नाम पर जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पार्टी नहीं, बिहार की करीब करीब सभी पार्टियां चुनाव मैदान में सरकार में रही और या चुनाव में विपक्ष में भी रही हैं, विपक्ष में आज भी हैं। उन लोगों के द्वारा स्तर पर भी इस तरह के बयान का काउंटर करना, राजनीतिक जो एक समानांतर अपने विचार, वैकल्पिक राजनीति का विचार न सदन के अंदर, लोकसभा और या राज्य विधानसभा में कभी नहीं आप सुने होंगे 21-20 वर्षों में। तो इसलिए यह भी साबित करता है कि राजनीतिक जड़ता सत्ताधारी दल और विपक्षी दल पर समान रूप से प्रभावित करता है। वह जब सत्ताधारी दल है उसके तो प्रभाव की ये सीमा वह लांघ जाता है कि वह अपने को भूल भी जाता है कि हम कितने दिन से सरकार थे, हमारी क्या जवाबदेही थी और कितना हम उसमें आगे बढ़े हैं पूरा करने, कि हमारी कोई कार्य योजना है या नहीं है, ये सब भी बात नहीं करता है। और विपक्ष भी इन सवालों को उठा करके वह जनता के बीच में उनकी जो असली छवि है वह उसको उजागर करने की राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं और जो कार्यक्रम है वह नहीं चलाता है। यह जो नहीं करता है यह भी राजनीतिक, आप कह रहे हैं, राजनीतिक जड़ता का कारण है और वह भी राजनीतिक जड़ता का कारण है। और मिलजुल करके दोनों, सत्ता और विपक्ष दोनों, इस राजनीतिक जड़ता को बनाए रखने में समान रूप से जवाबदेह हो गए हैं और इसके कुपरिणाम आम जन भोग रहे हैं, चाहे वह कामकाजी हों, घर में बैठे हुए हों,
पढ़ने वाले छात्र हों, नौजवान हों, शिक्षक हों, कामकाजी कोई भी संगठित असंगठित मजदूर जो भी हो, सब लोग इस राजनीतिक जड़ता के शिकार हो रहे हैं और इनकी दुर्दशा रोज और गंभीर होती जा रही है। हमको लगता है कि बहुत बारीकी से चीज़ों को आप देखने की कोशिश किए हैं और जो सवाल आप उठा रहे हैं और जिस तरह से जोड़ रहे हैं, जड़ता को समझने के लिए जो सवाल आज आपने ये किया, या कृत्रिम साधनों को, या बहुत ही इससे हमको लगता है कि सामाजिक राजनीतिक संगठनों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उनको आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें बातचीत, राजनीतिक विमर्श, राजनीतिक संवाद खड़ा करने में मदद मिलेगी। सर, आज आपने राजनीतिक जड़ता के ऊपर जो चर्चा की, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि यह जो राजनीतिक चर्चा है, इसमें और भी बिंदुओं पर हम चर्चा करें ताकि आम लोगों तक बहुत सी बातों को, जो बड़ी पार्टियां या जो भी राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं वो नहीं करते हैं, उन तक पहुंचाने में हम सफल हों। साथ ही हम यह चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को धारावाहिक, कड़ी दर कड़ी इसको आगे बढ़ाएं और जिसमें आप हमें सहयोग करें। और आज आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी, चूँकि अस्वस्थता के कारण बीच बीच में कभी चूँकि हमको सुई लेना पड़ता है, अभी कोई जांच करवाना है, तो उसको समय निकाल करके आप हमसे बात कर लेंगे और हम लोग समय तय करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि हमको लगता है कि यह बिहार के संसदीय राजनीति में यह सबसे पहला रचनात्मक हस्तक्षेप का काम है। यह नए समाज के बनाने की रचनात्मक जो राजनीति है उसको गढ़ने का काम आपने ये बीड़ा उठाया है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी सफलता इसी चुनाव में आपको, हमको देखने को मिले, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होगी। आप अभी चुनाव में 7-8 महीने का ये है, अगर आप इसको जो अभी आप कार्य योजना हमारे सामने रखे हैं, हम इसमें आपका सहयोग करेंगे और इस ये के साथ हम आप सबको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आप सभी अभी देख रहे थे कि अक्षय कुमार जी ने राजनीतिक जड़ता को लेकर के जो बातें रखी, वह अक्षरशः कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में है, विराजमान है। हमारे नेताओं में यह गुण भरपूर हैं। तो राजनीतिक जड़ता को समाप्त करने के लिए आप दर्शकों, मतदाताओं से आग्रह है कि इसके समापन के लिए, जड़ता को उन्मूलन करने के लिए आप आगे आएं और अपने हित के लिए, नेताओं के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और राजनीतिक जड़ता को समाप्त करने का प्रयास करें। तभी हमारा राज्य, समाज और देश का विकास होगा। अन्यथा हम ऐसे ही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, समूह के नाम पर सरकार बनाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे, कुछ नहीं होना है। आज हम महंगाई, आज हमारी स्थिति ये है, हम इतने लाचार हैं कि अपनी बात को उठाने के लिए एक जगह 10, 20, 50 की संख्या में नहीं जमा हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में जो कई बातों को लेकर जो खाई पैदा कर दी गई है, उस खाई को मिटाइए और बेहतर सरकार चुनने में आगे बढ़िए। धन्यवाद।